नमस्कार। सफदर जंग के बाद आइए अब बात करते हैं अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की, जो सफदर जंग के एकमात्र पुत्र थे। शुजाउद्दौला के बारे में बात करने के पहले, शुजाउद्दौला की जीत हार, सफलता असफलता को जानने के पहले, अगर हम उस कालखंड के बारे में जान लें जिस कालखंड में शुजाउद्दौला सक्रिय थे, तो चीज़ों को जानने में और शुजाउद्दौला का उस पूरी सिनेरियो पे क्या योगदान था, इसको समझने में आसानी होगी। शुजाउद्दौला का कार्यकाल मोटे तौर पर 1754 से 1775 ईस्वी तक रहा। उस समय भारतवर्ष की स्थिति ये थी कि दिल्ली के सिंहासन पर मुगल काबिज थे, हालांकि काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों की स्वीकार्यता हिंदुस्तान पर में थी और वो काफ़ी कमज़ोरी के बावजूद हिंदुस्तान के बादशाह मुगल ही कहलाते थे। उनकी गद्दी लेने के लिए 3 शक्तियाँ कार्यरत थीं। एक तो देशी नवाब राजे रजवाड़े, जिसमें से शुजाउद्दौला भी एक थे। दूसरे मराठे, जो दक्षिण से चल के उत्तर तक काफ़ी बड़ा हिस्सा कब्जा कर चुके थे। और तीसरे अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। और मुगल बादशाह तो थे ही अपनी जगह काबिज। इन 4 शक्तियों के बीच में मुगल अपने सिंहासन को बचाना चाहते थे और ये तीनों शक्तियां उस सिंहासन को कब्जा करना चाहती थी। ये पूरा सिनेरियो था। लेकिन एक बात यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, हालांकि कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन बताना ज़रूरी है। टूटा फूटा जैसा भी शासन था मुगल चला रहे थे। उसके अलावा जो तीनों शक्तियां थीं, अंग्रेज़ और मराठे और जो देशी नवाब और रजवाड़े जो थे, इन तीनों के पास ही इस समय तक, अगर हिंदुस्तान को वो जीत लेते हैं और हिंदुस्तान दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाते हैं, तो उस हिंदुस्तान को चलाएंगे कैसे, इसका ब्लूप्रिंट इनमें से तीनों में से किसी के पास उस समय तक नहीं था। हालांकि अंग्रेज़ों ने उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने की कोशिश उस समय से ही शुरू कर दी थी और बाद में जब वे हिंदुस्तान पर काबिज हुए तो उन्होंने उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हिंदुस्तान को काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक चलाया भी। अब ये जो 4 शक्तियां, इन 4 शक्तियों के बीच में जो निर्णायक संघर्ष उस समय चल रहा था, जब शुजाउद्दौला का कार्यकाल था, जब शुजाउद्दौला सक्रिय थे, उसमें भी 2-3 चीज़ें खास थी जिन पर गौर करने वाला था। 3 निर्णायक लड़ाइयाँ उसी कालखंड में हुई जिस कालखंड में शुजाउद्दौला सक्रिय थे। एक प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई, दूसरी पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, और तीसरी बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई। इसमें पानीपत की जो लड़ाई थी और जो बक्सर की लड़ाई थी, उसमें तो शुजाउद्दौला का सक्रिय योगदान रहा, लेकिन प्लासी की लड़ाई में शुजाउद्दौला का सक्रिय योगदान नहीं था। वो केवल एक ही उस लड़ाई के समय वो भी अवध के नवाब थे। लेकिन प्लासी की लड़ाई के पहले बंगाल के नवाबों को मराठों के हमलों से बचाने में काफ़ी कुछ शुजाउद्दौला का भी योगदान था, ऐसा इतिहास में आता है। अब उसमें एक चीज़ और भी थी, वो ये थी कि बीच बीच में केवल अंग्रेज़ जो थे वो इस बात को लेकर के एकदम क्रिस्टल क्लियर थे कि हमको हिंदुस्तान पे कैसे शासन करना है, और वो कूटनीति के तहत एक एक देशी नवाब राजाओं को धीरे धीरे उनको हराते जा रहे थे या उनको निष्क्रिय करते जा रहे थे। लेकिन जो बाकी तीनों शक्तियां थीं, चाहे वो मराठे थे और चाहे आपके राजे रजवाड़े नवाब, और मुगल तो खैर थे ही सिंहासन पर, मराठों ने और जो देशी राजे महाराजे जो नवाब थे, इन्होंने बीच बीच में कई बार मुगल बादशाह को सहारा दिया। वो सहारा भले ही राजनीतिक था कि अंग्रेज़ों से अच्छे तो मुगल ही रहेंगे, लेकिन उनको सहारा दिया। इस कालखंड में इस कालखंड ये जो पूरा सिनेरियो था, इस सिनेरियो में शुजाउद्दौला सक्रिय थे। अब शुजाउद्दौला के सामने भी 2 महत्वाकांक्षाएं थी, जो उस समय के जितने भी सत्ता के सक्रिय भागीदार थे उनके सामने थी। पहली चीज़ तो है कि अपनी गद्दी बचाना, अवध की सूबेदारी बचाना। अवध चूँकि मुग़ल हिंदुस्तान के बड़े और ज़रख़ेज़ सूबों में से एक था, जैसे बंगाल, तो अवध पर कब्ज़ा
एक तरीके से शुजा-उद-दौला की शक्ति का स्रोत था। और दूसरी ये है कि अपने पिताजी की तरह, अपने मतलब सफदरजंग की तरह उन्होंने भी बीच बीच में दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप किया और शाह आलम द्वितीय के वो वजीर भी रहे, जैसे उनके बाप सफदरजंग अहमद शाह के थे। एक कालखंड ऐसा आया जब उन्होंने मुगलों को काफ़ी सहारा दिया और उसी कालखंड में वो मुगलों के वजीर भी रहे। इस सिनेरियो में शुजा-उद-दौला ने अपना काम किया। अब जैसा मैंने बताया कि शुजा-उद-दौला जो पूरी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो ये है कि शुजा-उद-दौला एक बहुत ही हंग टाइप की पर्सनालिटी के आदमी थे। जैसा कहा जाता है करीब 7 फुट उनकी लंबाई थी और बहुत ही रोबस्ट चेहरा मोहरा था, योद्धा का चेहरा भी था और युद्ध निपुण भी थे वो। और उस युद्ध निपुण होने के लिए पर्याप्त संसाधन भी उनके पास थे। अवध का दरकेज इलाका था और उनके योद्धा होने की वजह से जितनी भी निर्णायक लड़ाइयाँ हुई उस समय, जिस समय शुजा-उद-दौला थे, उस समय उस निर्णायक लड़ाइयों में जितने भी पक्ष शामिल होते थे वो सब के सब शुजा-उद-दौला के पास सहायता के लिए जाते थे। अब उनमें से किसकी शुजा-उद-दौला ने सहायता की, किसकी नहीं की, वो एक अलग बात है। और इसी का नतीजा ये रहा कि, और एक तरीके से देखा जाए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराने के बाद और अहमद शाह अब्दाली के जीतने के बाद शुजा-उद-दौला का एक अच्छा खासा उस समय के राष्ट्रीय राजनीति में कद भी था। लेकिन एक बात को लेकर के शुजा-उद-दौला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे, तो ये उनके चरित्र की अच्छाई मानी जाएगी उस समय भी, जबकि बहुतों ने ऐसा नहीं किया, कि शुजा-उद-दौला के स्पष्ट मानना था कि हिंदुस्तान के लिहाज से अंग्रेज बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, उनका इरादा कहीं से भी नेक नहीं है। वो देशी राजा रजवाड़ों, नवाबों पर, मुगलों पर और मराठों पर भी एक बार भरोसा कर लेते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को लेकर के वो बिल्कुल भी इस बात में को लेकर के आश्वस्त थे कि अंग्रेज़ कहीं से भी हिंदुस्तान के लिए बेहतर शासक नहीं साबित होंगे और वे हिंदुस्तान की जनता का कल्याण कहीं से नहीं करेंगे। अब इस सिनेरियो में शुजा-उद-दौला ने जो किया वो आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि शुजा-उद-दौला का कार्यकाल और शुजा-उद-दौला ने जो काम किया उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होगा। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शुजा-उद-दौला ने क्या किया और काफ़ी कुछ सफलताओं के बावजूद कैसे वो अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस गए, जिसने अवध और साथ ही साथ हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी काफ़ी हद तक बदल दिया। हालांकि उसके बावजूद कालांतर में लंबे समय के बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो फिर एक बार जो अवध में हुआ उसने हिंदुस्तान का और अवध का मुस्तकबिल दोनों बदला। इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में। नमस्कार। अगर आपको ये फिलहाल पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि शुजा-उद-दौला ने दरअसल उस समय की राष्ट्रीय राजनीति में और अवध की राजनीति में कैसे हस्तक्षेप किया और किस हद तक सफल और विफल रहे। नमस्कार।